हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वेदश्री टेट क्लासेस। तो आपको बताइए, यहाँ पर हम आपको हिंदी की तैयारी करवाते हैं आपके यूटेट और सीटेट के लिए। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारा वेदश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ जाके आप हमारी डेमो क्लासेस दे सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप हमसे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में आके भी विजिट कर सकते हैं, जो कि है कुसुमखेड़ा चौराहे पर हनुमान मंदिर के पास। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो जैसा कि यहाँ पे आप लोगों को पता ही है कि बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरीज आ रही थी कि हम कम समय में हम लोग अपना कैसे तैयारी करें हिंदी का, कि हम लोग क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें। तो यहाँ पे क्या होता है कि 20 नंबर की आ रही है और सिलेबस हमारा काफ़ी लेंथी होता है। तो क्या ऐसे टॉपिक हैं जो ऐसे क्या महत्वपूर्ण हमारे पास टॉपिक होने चाहिए जिनको हम कम समय में कवर कर सकें और अच्छे से आसानी से अपने नंबर ला सकें। तो उसी के विषय में मैं आज यहाँ पे आपसे बात करने वाली हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये बताया है कि जो हमारा एग्जाम में जो हमारा सिलेबस है आप उसको कैसे डिवाइड कर सकते हो और क्या टॉपिक आपके लिए उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले मैं आप लोगों से बात करूंगी व्याकरण की। अगर मैं व्याकरण की बात करूं तो मैं व्याकरण को भी दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड करने वाली हूँ। कैसे डिवाइड करेंगे कि जैसे आप लोगों को पता है कि आपका जो हिंदी है 20 नंबर का, उसमें आपका हिंदी साहित्य भी जुड़ा हुआ है, लेटर राइटिंग भी है और व्याकरण में आपके बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं। तो आप क्या पढ़ें, तो उसी के लिए मैं आप यहाँ पे बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, अगर मैं हिंदी ग्रामर, सबसे पहले हम साहित्य को छोड़ेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं ग्रामर की। तो जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो आप लोगों को पता होगा, जब हम यहाँ पे व्याकरण की बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे 5 से 6 नंबर आपके यहाँ पे बनेंगे। अगर मैं इसको और तोड़ूं, अगर मैं यहीं पर ही व्याकरण की बात करूं, ठीक है, अगर मैं व्याकरण की बात करूं और यहाँ पर भी हम लोग व्याकरण की बात करें तो ये दो व्याकरण हैं। अब दो व्याकरण कैसे हो सकते हैं, मैं इसको ऐसे बताऊंगी कि आप यहाँ देखोगे जो आपका पहला व्याकरण होता है, जहाँ से हम वाक्य, जहाँ से आप लोग स्वर सीखते हो, जहाँ से आप व्यंजन सीखते हो, ठीक है, उसके अंतर्गत आपके जहाँ पे अलंकार आ जाते हैं, जहाँ पर आपकी संधि आ जाती है, जहाँ पे आपके वाक्य प्रयोग आ जाते हैं। तो ये जो व्याकरण होता है, यहाँ पर आपके जो ये आप यहाँ देख रहे हैं 5 से 6 नंबर आपके यहाँ पे बनते हैं। अब इसको कैसे कवर करना है, आपके पास समय कम है, आपने पढ़ा हुआ है लेकिन आपके पास समय कम है, तो आप उसको कैसे करोगे। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर इसकी बात करूँ तो आपको पता है कि यहाँ पे स्वर और व्यंजन से आपके बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, स्वर व्यंजन से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैं इसके लिए आपको एक राय दूंगी कि आप एक चार्ट बनाइए। आप वहाँ पर सबसे पहले अगर आपको स्वर और व्यंजन पढ़ने हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपकी वर्णमाला का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि हिंदी पढ़ने के लिए आपको वर्णमाला अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आपको ये वर्णमाला पता है, यहाँ देखो आपको ये पूरी वर्णमाला मैंने यहाँ पे लिखा रखी है, ठीक है, तो आपको पता है कि जब आपको वर्णमाला याद है तो आप एक चार्ट बना लीजिए। मैं सही बता रही हूँ, जितने स्वर है सब इसके अंतर्गत हैं, जितने व्यंजन है सब इस चार्ट के अंतर्गत है। अगर इस चार्ट को आपने अच्छे से समझ लिया तो आप कम समय में भी अपने व्यंजन और स्वर को क्या कर सकते हो, कंप्लीट कर सकते हो। मान लीजिए आपसे अगर यह पूछा जाएगा, आपसे अगर उच्चारण स्थान पूछा जाता है, अगर किसी का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है तो आप उसको कैसे करोगे। सीधी सी बात है, आपको पता है कि यहाँ से लेकर, अगर हाँ सबसे पहले हम लोग चलेंगे स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। तो आपको पता है क से लेकर म तक हमारे क्या होते हैं, ये स्पर्श व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं, स्पर्श। तो इस तरीके से आप लोग क्या बनाएंगे, अपना चार्ट बनाएंगे। अब देखो सारी चीजें इसके अंतर्गत है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी। अगर मैं आप लोग मुझसे बोलोगे, अगर आप लोग को क्वेरीज होंगी तो मैं अलग से आप लोगों को इस चार्ट के अंतर्गत बता दूंगी। अभी मैं आप लोग को बता रही हूँ कि कम समय में आप कैसे कर सकते हो। तो चार्ट के अंदर देखो सारी चीजें मिल जाएंगी। आपको पता है स्पर्श पूछा है तो क से लेकर म तक आपके स्पर्श हो गई। और अगर आपसे पूछता जाता है कि अंतस्थ व्यंजन क्या होते हैं, तो ये देखो ये हमारे य और ल क्या हो जाते हैं, अंतस्थ व्यंजन हो जाते हैं। अगर वो आपसे पूछता है कि ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं, तो ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं हमारे, ये ऊष्म व्यंजन हो गए, ठीक है। और अगर आपसे पूछेगा कि संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं, तो आपको पता है दोनों साथ में मिलकर क्या हो जाते हैं, ये संयुक्त हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास, अगर आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, पहले ही आपने सारी वर्णमाला लिख ली है और एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन दे दे स्वर व्यंजनों में से, तो आप आराम से यहाँ पर देख कर चार्ट में बता सकते हो। इतनी बात हो गई। अब मान लो अगर आपसे पूछता है कि ये बताइए द्विगुण व्यंजन क्या होते हैं, तो आपको पता है यहाँ पर ये जो हमारा ट और ठ, ये हमारा जो ड है, आपको पता है यहाँ पर एक ऐसे बिंदा लगा होता है नीचे, और इस ढ में भी यहाँ पे बिंदा लगा होता है इस तरीके से। तो आपको पता है यहाँ पर हमारे क्या निकल जाते हैं, द्विगुण व्यंजन, ठीक है। यहाँ पे हमारे द्विगुण व्यंजन हो गए, लो इस तरीके से निकल गया, ठीक है। अब आपसे पूछ लेगा यहाँ पर, ये बताइए कि आपका जो स्वर आते हैं, स्वर में हम लोग सबसे आते हैं किसमें, सबसे पहले हम लोग आएंगे आपका ह्रस्व स्वर में। तो आपको पता है ह्रस्व स्वर क्या होता है, जिसमें सबसे कम समय लगता है। तो आप इसको ठीक है, ये हमारा आ गया, और उसके बाद इसको यहाँ लिख दो, ये वाला हमारा
री। ठीक है, चलो इसे 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 और इसे लिख लो। अब ये देखो यहाँ पर हमारे क्या आ जाते हैं, ये हमारे आ जाते हैं क्या, ह्रस्व स्वर। अब देखो यहाँ पे ह्रस्व स्वर आ गए हैं। ठीक है, ब्लैक पेन से ह्रस्व स्वर लिख लो, ब्लैक पेन से ह्रस्व लिख लो, और उसके बाद दीर्घ लिख लो रेड पेन से, और ग्रीन पेन से लिख लो आप प्लूत स्वर। तो कुछ भी तो नहीं है यहाँ पे, आपके पूरे चार्ट में देखो मैं सब बता दूंगी। अब यहाँ देखो इसके बाद आपसे ह्रस्व स्वर पूछा जाएगा। ह्रस्व स्वर आपने बता दिया, छोटा ई छोटा ऊ छोटा ऊ री। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है दीर्घ। तो जब आप दीर्घ की बात करोगे तो आपको पता है आपका ये जो आ है, ये जो बड़ी ई है और ये जो बड़ा ऊ है, बाकी आपका ए आई ओ औ ये हमारे क्या हो जाते हैं, इधर लिख लोगे आप लोग, क्या लिख दोगे इसको लिखोगे दीर्घ। और अब आपसे पूछा जाएगा कि ये जब प्लूत स्वर क्या होता है। आपको पता है कि प्लूत स्वर यहाँ पे नहीं है, मतलब कि प्लूत स्वर कैसा होता है, जहाँ पर एस का चिन्ह होता है, यानी कि कहीं पर पुकार। तो आप यहाँ पे साइन बना के कर सकते हो। ठीक है, आपने लिख दिया यहाँ पे प्लूत स्वर। ठीक हो गया, अब आपको इतना पता चल गया। अब यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा व्यंजनों में ये बताइए सघोष और अघोष क्या होता है। ठीक है, दो चीजें आती हैं यहाँ पे, सघोष और ऐसे अघोष और सघोष करते हैं, अघोष सघोष। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा, जरूरी नहीं है कि आपको सघोष ही बोले, आपको अघोष और घोष भी बोल सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि घोष कौन सा व्यंजन होता है। तो आपको पता है घोष किसका नाम है, यहाँ इसका, तो ब्रैकेट में यहाँ पे इसको घोष बना लो। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब आपसे एग्जामिनर पूछे कि ये बताओ कि अघोष व्यंजन क्या होता है, तो आपको पता है अघोष हमारा क्या होता है। मैंने जब क्लास ली थी तो जिसने पढ़ा है तो आप लोग आराम से, मैं बोल रही हूँ सब कुछ चार्ट के अंदर है, तो आपको पता है अघोष हमारा प्रथम और द्वितीय वर्ण होता है। तो यहाँ देखो क वर्ग का प्रथम द्वितीय प्रथम द्वितीय प्रथम द्वितीय प्रथम द्वितीय प्रथम द्वितीय, तो आप यहाँ लगा दो इसको, ये क्या हो गया, अघोष हो गया। यस मैम, अघोष हो गया। ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे ये हमारा क्या हो जाएगा, अघोष हो जाएगा। ठीक है, अब इधर बात आती है सघोष की। तो आपको पता है अ मतलब क्या होता है, अ की शुरुआत हो रही है अ आ से। ठीक है, तो यानी कि जो हमारा प्रथम और द्वितीय होगा वो हमारा अघोष होता है। सघोष क्या होते हैं, तृतीय चतुर्थ और पंचम। तो आपको पता है यहाँ पे क्या बच गया, इसको गोल कर दो, उसके नीचे लिख दो और इसको राउंड कर दो। ठीक हो गया, इसको राउंड कर दो इस तरीके से, पांचों को राउंड कर दिया और यहाँ पे लिख दो क्या, सघोष। और इसी सघोष में आप क्या लिख दोगे, घोष। ठीक है, अब एक एग्जाम में आप इस एग्जाम में ये पूछेगा कि जो अंतस्थ है और ये जो है ये दोनों किस में आते हैं। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, आपको पहले इतना याद करो कि जो हमारा घोष व्यंजन होता है, जो हमारा क्या होता है, हमारा अघोष होता है। अघोष के अंतर्गत हमेशा हमारे क्या आते हैं, ऊष्म व्यंजन आते हैं। इस बात को याद रखना, ऊष्म व्यंजन। तो यानी कि ये जो हमारा ये जो शो है ये किस में आ जाएंगे, हमारे अघोष। ठीक है, और उसके बाद हमारा अंतस्थ किस में आ जाएगा, अंतस्थ हमारा इसमें आ जाएगा सघोष। क्लियर बात हो गई, ये हमारा सघोष हो गया, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद हमसे ये पूछा जाएगा कि ये बताइए जो ये ह है, ठीक है, ये जो ह है इसको आपने छोड़ देना है। आपने छोड़ना है, मैं चार्ट बता रही हूँ। अगर आपने बड़ा सा स्क्रीन, अभी तो मेरे पास स्पेस कम है तो मैं बस जल्दीबाजी में बता रही हूँ। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपको ये याद रखना है कि आपका सघोष किस में आ रहा है, यानी कि ये जो ह है किस में आता है। वो ऐसे भी पूछते हैं एग्जामिनर कि ह जो है अघोष में आता है या सघोष में आता है। तो देखो यहाँ आपने अघोष में क्या लिखा था, ऊष्म व्यंजन लिखा था, लेकिन ह ऊष्म व्यंजन में आता है, आपको पता है, लेकिन वो अघोष में नहीं आता है। ह किस में आता है, ह, ये देखो ये सघोष लिखा है, यहाँ ब्रैकेट में ह बना लो इस तरीके से। ठीक है, अब यहीं पर अल्प प्राण महाप्राण भी आ जाएंगे। अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, कम समय, मतलब सांस मतलब कम करके चलती है। अब ये बताओ, आप धीरे धीरे सांस लेते हो या जल्दी जल्दी लेते हो? आप हमेशा एक सांस लेते हो रुकते हो, एक सांस लेते हो रुकते हो। तो अल्प प्राण का मतलब भी ये होगा कि आप पहले क लोगे फिर थोड़ा रुकोगे, फिर गौ में जाओगे फिर थोड़ा रुकोगे। यानी कि आपका जो पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण होता है वो हमारा अल्प प्राण होता है। इस ट्रिक से आप पढ़ सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे सांस ली, क में सांस ली, उसके बाद आपने ख में रुक गए, फिर आपने गौ सांस ली, फिर आप कहाँ रुके, घ में रुके, अणो, यानी कि क घ घ, यानी कि यहाँ पे लिख लो, तो ऐसे लिख लो, पहला, तीसरा और पांचवा ये हमारा क्या होता है, अल्प होता है। ऐसे लिख लो। उसके बाद आप क्या बचा, आपके पास दो ही बचे हैं, तो महाप्राण में लिख दो, यहीं ब्रैकेट में बना के लिख दो। क्या लिखोगे, द्वितीय और चतुर्थ, ये हमारा क्या हो जाएगा, महाप्राण। बस क्या था इसमें। अब एक बात बताओ, एक ही चार्ट में आप लोगों ने इतनी सारी चीजें हो गई हैं, तो एग्जामिनर अगर पूछ भी ले तो आप सामने चार्ट बना लो और वर्णमाला से कुछ भी पूछ ले, आपके सामने है सारी चीजें। तो अघोष में ऊष्मा आता है तो अल्प में ऊष्मा नहीं आएंगे, उल्टा कर दो, और उसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है ना, और अल्प प्राण।
तो आपने देखा अ में क्या आ रहा है, स्पर्श सॉरी ऊष्म आ रहा है, आप इसमें ऊष्म मत लाओ, जरूरी नहीं है अ का भाई अ ही हो, है ना। तो आप इसको चेंज कर दो। चेंज कैसे करोगे कि यानी कि अघोष में स्पर्श व्यंजन आ रहे थे तो यहाँ पे अल्प में स्पर्श व्यंजन नहीं आएंगे, अंतस्थ आएंगे। तो आप यहाँ पे लिख लो अंतस्थ और इधर महाप्राण में आपका ऊष्म आ जाएगा। बस बात क्लियर हो गई। तो आपको पता था कि यहाँ पर ह पूरा का पूरा यहीं आएगा, ठीक है, ऊष्म यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अंक ह भी पूछा जाता है कि अंक अल्प प्राण है या अह अल्प प्राण है, तो इतना याद रखना अंक क्या होता है, अल्प होता है। तो यहीं पर ही आपने वो लिखा है, यहाँ पे अंक लिख लो और महाप्राण में यहाँ पे बिंदा लगा के, ये दिख रहा होगा ना यहाँ से, तो यहाँ पे आप अह लिख दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये कवर हो जाएगा। यानी कि आप इस तरीके से अगर अपने पूरे चार्ट देखो तो आप यहाँ पे आराम से अब विवृत और आपसे पूछा जाएगा कि आप ये बताइए कि आपके और भी बहुत सारे स्वर होते हैं, ठीक है, जैसे निर्नासिक है, अनुनासिक है। तो आपको पता है विसर्ग और अंक ये दो बच गए, तो आपको पता है ये अनुस्वार है और ये हमारा विसर्ग है। तो इस तरीके से अगर आप लोग सारे स्वरों को पढ़ लो और एक चार्ट बना के इसको पढ़ने की कोशिश करो तो इसमें कुछ भी नहीं है, यानी कि ये एक दिन का काम है। तो आप बताओ जब कम समय आपके पास बचा हुआ है तो आप इस तरीके से अगर पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में कर सकते हो। चलो अब यहाँ आ जाते हैं। अब हम कहाँ आएंगे, अब यहाँ हमारे पास मैंने इस ग्रामर की बात कर दी। अब इसी के अंतर्गत संधि भी आ जाती है, यानी कि हमने स्वर व्यंजन पढ़ा, इसी के अंदर संधि आ जाती है। संधि क्या है आपके लिए, स्वर व्यंजन, आपको स्वर संधि तो पूछी जा रही है। तो स्वर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं, बस आप क्या करो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लो और देखो कि सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जा रहे हैं, बस अंतर करना सीख लो, आपको आराम से आ जाएगा, ठीक है। संधि में कुछ भी नहीं है, आपको पता है कि बीच की मात्रा उठानी है और उसकी ट्रिक मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से बताई थी। तो आपको पता ही है कि वहाँ पे मात्राएं किस तरीके से आती हैं, तो उन मात्राओं को पढ़ो और ट्रिक के साथ मैंने जो बताया है उसको समझो, तो आप आराम से उसको कर सकते हो। जैसे मैं एक एग्जाम्पल दूं किसका, गुण संधि का। तो गुण में मैंने आप लोगों को बताया कि गुण किसके अंतर्गत होते हैं, गुण होते हैं 3 लोगों के अंतर्गत, यानी कि किसके अंदर, एक तो होगा महेश, महेश का मतलब यहाँ पे एक ही मात्रा है, ठीक है, सॉरी गणेश, ठीक है, यहाँ पे लिखा है मैंने गणेश भगवान, तो गणेश भगवान में एक ही मात्रा आ रही है, यानी कि जहाँ पर भी एक ही मात्रा होगी वो गुण संधि होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पे मैंने लिखा है मोहन, मोहन कौन है, कृष्ण भगवान, तो मोहन में ओ की मात्रा आ रही है तो ये भी गुण संधि में आ गया। और सबसे ज़्यादा ज्ञान किसके पास होता है, सबसे ज़्यादा गुण हमें कहाँ से मिलते हैं, महर्षि, पहले तो ऋषि मुनि हमारे गुरु होते थे, तो यहाँ पे लिख लो महर्षि, तो महर्षि में कौन सी मात्रा आ रही है, अर की मात्रा आ रही है, तो यानी कि ए ओ अर वाले कौन से होते हैं, हमारे गुण संधि होती है। तो इस ट्रिक से पढ़ोगे, एक बार आपने पढ़ लिया, 2-3 बार उसको रिवाइज किया, बस हो गया। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओ, शब्द लो और देखो क्या है करके, ठीक है। चलो अब यहाँ आ जाते हैं हम लोग, इसी में ही हमारा अलंकार भी आ जाते हैं, ठीक है, इसी में ही हमारे बाकी चीज़ें आ जाती है, वाक्य वाला, वर्तनी विश्लेषण वाला। तो आपको पता है वर्तनी का मतलब क्या है, हम लोगों ने क्या करना है, पोस्टमार्टम करना है शब्द का, स्वर के साथ शब्द को लेना है, और वो चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर उसकी प्रैक्टिस करनी है तो आपने क्या करना है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठाने हैं। वर्तनी विश्लेषण के लिए क्या करना है, कठिन से कठिन शब्द गूगल में जाके सर्च कर लो, कठिन से कठिन हिंदी का शब्द, और उसकी वर्तनी विश्लेषण करो। अगर आपने, मेरी बात मानो, अगर आपने 15 से 20 कठिन शब्दों का वर्तनी विश्लेषण कर दिया, वर्तनी विश्लेषण से ही आपको पता चलता है कि शब्द शुद्ध कौन सा है, कौन सा शब्द शुद्ध है और कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप लोगों ने अपनी प्रैक्टिस करनी है। तो आप मान के चलो कि आपने अगर 25 से 20 कठिन शब्दों का वर्तनी विश्लेषण कर दिया तो आप अपना वर्तनी वाला अच्छे से टॉपिक कवर कर सकते हो। अब मेन चीज़ आते हैं हम लोग कहाँ पे, यहाँ विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये तत्सम तद्भव, देशज विदेशी, एकार्थी अनेकार्थी। अब मैं आपको बता रही हूँ ये जो हमारा नंबर होता है ना, ये 5 नंबर का आएगा मैक्सिमम, जितना मैं बता रही हूँ। इसमें अलंकार, संधि और बाकी चीज़ें आपकी वर्तनी वाला और ये स्वर वाला 5 नंबर का। सबसे ज़्यादा जो आपका क्वेश्चन बनता है वो बनता है यहाँ से, 8 से 9 नंबर आपके यहाँ पर होते हैं। अब आप इसको कम समय में कैसे कवर करोगे, देखो विलोम शब्द की अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो विलोम शब्द को अगर मैं आपको बोलूं तो आप विलोम शब्द को आराम से कर सकते हो। अगर आपके पास शब्द सही आ गया, यानी कि दिन का रात, तो आप इसे आराम से कर सकते हो। अरे मैम ये तो हमें आता, हम चिल करके आराम से कर सकते हैं, ठीक है। आपने ये बात कर ली। अगर मैं आप लोगों से ये पूछूं, एक आ गया गौरव, तो आपसे पूछा जाएगा कि गौरव का विलोम शब्द क्या होता है, और सामने दिया है लाघव ऑप्शन में। तो आप यहाँ देखेंगे गौरव और लाघव, 2 शब्द है यहाँ पे, गौरव और लाघव। तो गौरव का जो विलोम होता है वो लाघव होता है। अब बच्चा यहाँ पे थोड़ा आप लोग कंफ्यूज हो गए, कैसे कि गौरव का मतलब तो बहुत मतलब बड़प्पन होता है, सम्मान वाली बात होती है, और लाघव मतलब छोटा होता है, तो ये कैसे पॉसिबल है। तो मैं वही बोलती हूँ, विलोम शब्द आप करोगे तो आप मेरी ट्रिक अच्छे से आजमा लो। जब भी आप विलोम शब्द
शब्द देखते हो, ठीक है, आप 20 विलोम शब्द देखो और उनके अर्थ देखो। यानी कि जब आपको पता चल जाए कि गौरव का मतलब क्या क्या होता है तो आप उसका अर्थ आराम से निकाल सकते हो। यानी कि सामने जो ऑप्शन निकला है वहां से आप अपना आराम से आंसर निकाल सकते हो। जैसे कि गौरव का मतलब क्या होता है, जैसे कि आप बोल सकते हो महान, मतलब में आप बोल सकते हो कि एक महान व्यक्ति है। गौरव मतलब महान, महान मतलब होता है बड़प्पन, एक तरह से बोल सकते हो उसके अंदर क्या है, बड़प्पन है, वो गौरवशील है, बड़प्पन है, ठीक है। भारीपन, अच्छा ये बताओ जो इंसान बड़प्पन होगा भारीपन होगा, बिल्कुल होगा, तो एक इसका अर्थ भारीपन भी निकलता है, ठीक है। अब यहाँ आ जाते हैं अब देखो जो छोटी चीज होती है वो क्या भारी होती है या हल्की होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे आएगा हल्कापन, हल्कापन, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहाँ एक शब्द आया भारीपन और यहाँ एक हल्कापन, तो अगर आपसे विलोम शब्द ये पूछा जाएगा कि भारीपन का विलोम क्या होता है तो आप यहाँ पे आराम से बता सकते हो यस मैम, भारीपन का मतलब हल्का होता है, हल्का का मतलब भारी होता है। लेकिन एग्जामिनर आपको इतना इजी वर्ड नहीं देंगे, वो क्या देंगे, गौरव, गौरव का मतलब होता है महान व्यक्ति या उसके अंदर जिसके अंदर बड़प्पन होता है, बड़प्पन मतलब भारीपन, और ठीक उसका अपोजिट क्या हो जाएगा। एक विलोम शब्द का अर्थ समझ लिया, यानी कि शब्दों के अर्थों को समझना है। अब आपको इसको कैसे करना है, मान लो आपके पास कम समय बचा है, ठीक है, 1 घंटा आपके पास, अगर आप 1 घंटा अगर विलोम शब्द को दे दो तो 1 घंटे में अगर आप मान लो 20 भी शब्द देखते हो विलोम के तो आपको क्या मिलेगा, अर्थ भी मिलेंगे। उसके साथ हो सकता है जो अर्थ आपने पढ़े वो एग्जाम में आ जाए, उसके और भी तो अर्थ निकल रहे हैं और अर्थों का भी तो विलोम बनाया जा सकता है। तो ये ट्रिक सबसे पहले आपको आजमानी है कि आपको क्या करना है, विलोम शब्द पढ़ने के लिए यही चीज़ें करनी है कि विलोम शब्द आपने ऐसे पढ़ने हैं। मैं यहाँ पे इस ग्रामर को मिटा देती हूँ, ये मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है। आपको विलोम शब्द कैसे करने हैं, लेटर राइटिंग में भी समझा देंगे, इसको छोड़ देते हैं। तो विलोम शब्द आपको कैसे करना है, विलोम शब्द आपको ऐसे करने हैं कि आपने 20 शब्द लेने हैं। विलोम शब्द गूगल में जाओ और उसके अर्थ को समझो, उसके अर्थ को लिख लो और उसके बाद उसको प्रैक्टिस करो। कहाँ, प्रीवियस ईयर के पेपर में प्रैक्टिस करो, तो डेफिनेटली आपका ये जो विलोम शब्द का है ये ऐसे हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक विलोम शब्द और देती हूँ, एक शब्द आपको दिया है जैसे अर्जन, अर्जन का यहाँ पे विलोम शब्द होता है व्यन, ठीक है, ये दिखा है व्यन। अब आपको देखो दोनों के अर्थ पता होने चाहिए, जब आप दोनों के अर्थ को पता करोगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या चीजें हो रही है। देखो अर्जन का मतलब होता है एकत्रित करना, अर्जन का मतलब होता है एकत्रित करना, ठीक है, आय बोल सकते हो इसको, आय भी होता है इसका मतलब। तो एकत्रित क्या किया जाता है, आय किया जाता है, बहुत सारी चीजें एकत्रित की जाती है। अर्जन का मतलब है, अर्जन किया, एकत्रित किया। और यहीं पर ही व्यन का मतलब क्या होता है, व्यन का मतलब होता है खर्च करना। तो आप एक बार बताओ, एकत्रित करना और खर्च करना क्या दोनों विलोम शब्द नहीं है? यानी कि एकत्रित करने का अगर दिया जाए तो आप आराम से ऑप्शन में जाके खर्च करना दिखा सकते हो, लेकिन इतना इजी तो एग्जामिनर देंगे नहीं। यानी कि अर्जन का मतलब व्यन होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रही हूँ? मैं यही आपको समझा रही हूँ कि आपको क्या करना है, यहाँ पर इसी तरीके से 20 आप लोग अपने ले लो। एक दिन में भी अगर 1 घंटे में अगर आप 20 की भी अगर कर लेते हो 1-2 घंटे में, तो यानी कि एक दिन में अगर आपने 50 भी करे विलोम शब्द तो आपका जो 1 से 2 नंबर है वो कहीं नहीं गए। चलो, पर्यायवाची शब्द में भी आपने सेम यही चीज़ें करनी है जो मैंने अभी आपको बताई है। पर्यायवाची में भी जब आपके पास कम समय बचा है तो आपने क्या करना है, 20 पर्यायवाची शब्द ले लेने हैं। अब आपको पता है पर्यायवाची शब्द सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछे जाते हैं, आप उन्हीं को ही छांटो। जैसे नदियाँ हैं, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, जानवर हैं, ठीक है। तो ये जो कुछ मेन वाले होते हैं ये हम यहाँ नदियाँ, ठीक है, तो ये नदियाँ हैं, तो इनसे आपके क्या बने जाते हैं, आपके वो बने जाते हैं पर्यायवाची। अब पर्यायवाची को कैसे करना है, देखो मैं एक चीज़ आप लोगों को बताती हूँ। एक है बादल शब्द, ठीक है, आप मुझे बताते हो। देखो जो बादल है, बादल के अंदर क्या होता है, बहुत सारा पानी होता है, यानी कि पानी को धारण करने वाला। तो एक दौ शब्द होता है, दौ का मतलब होता है यहाँ पे धारण करना, ठीक है, धारण करना। यानी कि बादल अगर पानी को धारण करेगा, ठीक है, तो सॉरी, जो अगर जो कोई शब्द है वो पानी को धारण करने वाला कौन होता है, बादल। आपको पता है जब बादल फटता है तो पानी निकलता है, तो सीधी सी बात है, तो पानी को धारण करने वाला कौन हो गया, बादल, ठीक है। और दौ का अर्थ यहाँ पे धारण करना होता है। तो इसका मतलब जहां पर भी आपको दौ शब्द आखिरी में दिखता है वो हमारा बादल होता है। समझ में आया? जैसे मैंने बोला वारिद, तो आपको पता है वारिद में क्या आ रहा है, जैसे बोला जलद, तो इस तरीके से देखो दो शब्द आ रहे हैं इसमें, है ना, ठीक है। जैसे ये है अम्बुद और इधर है नीरद, तोरद,
तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, दो 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 मतलब धारण करने वाला। क्या धारण करने वाला? पानी को धारण करने वाला, यानी कि बादल। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाएगा कि अम्बुद कौन से शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो आप बोलोगे बादल का। समझ में आ गया? तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना है, अगर इसमें भी आप 20-25 आराम से करते हो तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज़ें मैं आगे मैं डिटेल में अभी और बहुत ज़्यादा ऐसा करूँगी कि हर एक टॉपिक को लेकर आके आप लोग को समझा दूंगी। अभी मैं बस डिटेल में नहीं जा रही हूँ। तो सेम चीज़ें आपको तत्सव में करनी है, तद्भव में करनी है, यानी कि 20 यहाँ देख लो, 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 20 यहाँ और 20 यहाँ। तो अगर आप इस तरीके से एक एक घंटे में भी, ठीक है, अगर आप एक घंटे में मान लो आप 5-6 शब्द कर पा रहे हो, ठीक है, आप थोड़ा सा रुकिए, आपने और सब्जेक्ट पढ़ा, फिर थोड़ा सा टाइम मिला तो आपने फिर उसको करा, तो यानी कि कम समय में भी अगर आपने इनके 20-20 शब्द भी देख लिए तो 20 का अर्थ होता है उसका दुगना, यानी कि उनके अंदर और भी बहुत सारे शब्दों का ज्ञान आपको हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों ने अपने एग्जाम की तैयारी करनी है। अब मैं बात करूंगी आपका हिंदी साहित्य। तो आपको हिंदी साहित्य में क्या करना है, जो आपके हिंदी साहित्य में भारतेंदु काल, द्विवेदी युग, भारतेंदु काल और द्विवेदी युग, छायावाद युग और आपका लास्ट में आएगा प्रयोजनवाद युग। तो इसमें आपने देखना है कि प्रीवियस ईयर के पेपर उठाने हैं। प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओ और देखो कि इन जो काल है, जो ये युग है, इनमें से कौन सा ऐसे कवि हैं जो महत्वपूर्ण है और जहां से हमारे लिए क्वेश्चन बने जाते हैं। तो आप इनमें से उन क्या करो, उन कवियों को उठाओ और उन कवियों के क्या देखो, उनकी फेमस रचनाएं देख लो, उन्होंने कौन कौन से उनको पुरस्कार मिले वो देख लो। तो इस तरीके से आप लोग देखोगे तो आप आराम से क्या कर सकते हो, इसमें अपने नंबर ला सकते हो। ठीक है, तो इनके देख लो कि महत्वपूर्ण क्या क्या रहे हैं, भारतेंदु काल में सबसे महत्वपूर्ण कवि कौन से रहे हैं, ठीक है, सबसे लंबे समय तक कवि कौन से रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग देखोगे तो इसमें आप लोग अपना नंबर ला सकते हो। बाकी हमारा जो लास्ट रहता है हमारा पत्र लेखन वाला, तो उसमें भी आपके 2 से 3 ही नंबर बनते हैं, ज़्यादा नंबर नहीं बनते। तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि सबसे ज़्यादा जो स्कोरिंग वाला टॉपिक रहा है हमारा क्या रहा है, ये रहा है, और हमारा ये जो वर्ण वाले हैं ये रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे जो स्वर हैं वो उसमें एक पूछा जाएगा आपसे स्वर संधि से, तो आप उसको इस तरह से कंप्लीट करोगे। अब इसके बाद अगर आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है, यानी कि आपने अगर इन सब चीज़ों को कर लिया है तो आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखो। प्रीवियस ईयर के पेपर में क्या करो, चारों ऑप्शनों को, यानी कि आपके पास अगर 4 प्रश्न दिए हुए हैं, ठीक है, 4 प्रश्न दिए हुए हैं तो चारों प्रश्नों को आपको खगालना है। ठीक है, अब मैं आपसे यहाँ पे, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ लिया, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा प्रीवियस ईयर का और आपने एक आंसर देख लिया और आप आगे बढ़ गए, ऐसा नहीं करना है, ऐसा नहीं करना है। आपने क्या करना है, चारों शब्दों को, चीज़ों को देखना है। यानी कि अगर विलोम शब्द भी पूछा जा रहा है ना, तो 4 शब्द दिए हैं अगर ऑप्शन में, तो चारों के अर्थों को गूगल में सर्च करो, वो आपके लिए बेनिफिट करेगा, क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ही करते हैं, रिपीटिशन हो सकता है ना। यानी कि जो आपका ऑप्शन आपने पढ़ा नहीं है, मान लो आपसे वही पूछ लिया गया, तो आप क्या करोगे। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर के पेपर को इस तरीके से पढ़ो कि चारों ऑप्शन आप लोगों ने पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कम समय में आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तैयारी का मतलब यही होता है कि एक टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो उसके प्रीवियस ईयर के पेपर लगाइए। अगर आपने पेपर नहीं लगाए तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको पता नहीं है कि एग्जामिनर किस तरह से आपसे एग्जाम क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको उनका थॉट प्रोसेस भी पता चल जाता है कि वो किस वे में आपसे क्वेश्चन आंसर पूछ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं एग्जाम्पल एक क्वेश्चन का देती हूँ, विलोम शब्द का मैं एक देती हूँ यहाँ पे उदाहरण कि किस तरह से पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है हर्ष का विलोम शब्द। अब यहाँ पे देखो आपको ऑप्शन में क्या दिया है, दुख। दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ पे दुख है, कष्ट, विषाद और यहाँ पे है पीड़ा। तो एक चीज आप लोग यहां पे देखोगे, ये 4th है। ठीक है, अब एक चीज यहां पे आप लोग देखोगे, अब एक देखो यहां पे आपसे पूछा है हर्ष का विलोम। अब आपको पता है हर्ष का मतलब क्या होता है, हर्ष का मतलब होता है खुशी, मतलब जब आप जश्न मनाते हो, हर्ष उल्लास करते हो तो खुशी होता है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शन कैसे दिए हैं, हर्ष का अपोजिट, मतलब अगर सुख का बोलूं तो दुख हो जाता है। ठीक है, हर्ष का मतलब यहाँ पे खुशी है, तो यानी कि खुशी दुख भी हो सकता है, यहाँ पे खुशी का मतलब कष्ट भी हो सकता है, यहाँ पर हर्ष का मतलब पीड़ा भी हो सकता है। तो आप एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर आपको इस तरह से कंफ्यूज भी किया जा सकता है। तभी मैं बोलती हूँ कि आपको शब्दों के अर्थों को पहचानना है। तो आपको पता है दुख का मतलब, जैसे हम सुख का दुख को बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो ये विषाद है, ये आपका राइट ऑप्शन होता है। विषाद का अर्थ क्या होता है, दुख।
दुख, दर्द, पीड़ा, तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर समा जाती है। तो इसीलिए यहाँ पे हर्ष का विषाद होता है, ना कि दुख या कष्ट या पीड़ा होता है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछते हैं, तो आपने इसी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। आई होप मैं आप लोगों को कम समय में थोड़ा अच्छे से समझा पाई होंगी। अगर आप लोगों की क्वेरी होगी तो एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से मैं यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करूँगी। तो आज की क्लास में आप लोगों के लिए इतना ही था। मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।